Hello everyone. Today I'm coming up with the new chapter that is genetics, the principle of inheritance and variation. We will try कि हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स के अंदर कवर कर लें बिकॉज ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है. सो लेट्स बिगिन with some important terminologies. So firstly we will talk about the term that is genetics. ये एक ब्रांच होता है बायोलॉजी का जो डील करता है विद द इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन. इनहेरिटेंस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं और इसको एज अ बेसिस ऑफ हेरिडिटी भी बोला गया है. हेरिडिटी क्या होता है कि एक ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का. डिफरेंस क्या है कि जब कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, उसे कहेंगे हेरिडिटी, और ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इनहेरिटेंस. देन द वेरिएशन एक डिग्री होती है बाय विच जो प्रोजेनीज होते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट लगते हैं, ठीक है. देन ह्यूमंस फ्रॉम 800 to 1000 BC, उन्हें क्या था कि उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया था कि जो वेरिएशन का कॉज है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है. उसको चेक करने के लिए उन्होंने क्या काम करा था कि उस टाइम पे जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट थे उनके अंदर जितनी भी नेचुरल वेरिएशंस प्रेजेंट थी जो उन्हें लग रहा था कि हाँ ये चीजें वेरिएशंस में हैं, उनको उन्होंने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करा था. मतलब सिलेक्टिवली ब्रीड करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे सो दैट कि वो एक रीजन मेन जो कॉज है उसको फाइंड कर सकते हैं. तो एक इंडियन ब्रीड आई थी दैट इज द साहिवाल काउ इन पंजाब. वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन की हेल्प से उसको बनाया गया था फ्रॉम द एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस. मतलब जो पुराने जमाने में जो वाइल्ड काउस वगैरह थी उनके थ्रू. Let's discuss about the next heading that is the Mendel's laws of inheritance. इसमें सबसे पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन. फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन. देन जो मेंडल थे उन्होंने कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करे थे. किसके ऊपर? गार्डन पी के ऊपर, जिसको हमने पाइसम सटाइवम और एडिबल पी के नाम से जानते हैं. ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे मेंडल के ये 7 years तक चले थे फ्रॉम 1856 to 1863. तो हमें ये लर्न करना है कि गार्डन पी पे किया था. गार्डन पी को और क्या बोलते हैं? द पाइसम सटाइवम एंड द एडिबल पी. एक्सपेरिमेंट्स कब तक चले थे? 1856 से 1863 तक चला था और 7 years का ड्यूरेशन था. देन एक और पी है दैट इज द स्वीट पी जिसका नाम है लेथायरस ओडोरिटस. देन कि जो हमारे मेंडल थे उन्होंने क्या काम करा था कि जितनी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को और कुछ मैथमेटिकल लॉजिक को यूज किया था. और ये जो चीजें थी मतलब उन्होंने अपना जो मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट था, स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट जो भी था, वो उन्होंने फर्स्ट टाइम, वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये इसको यूज किया था सो दैट कि जो बायो की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं. उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनका लार्ज सैम्पलिंग साइज था जिसकी वजह से एक ग्रेटर क्रेडिबिलिटी मिली थी उनके डेटा को जो कि उन्होंने कलेक्ट करा था. देन कुछ मेनली दो अपोजिंग ट्रेड्स जो है मेन उनके बारे में बात आई थी कि टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट और येलो और ग्रीन सीड. सबसे पहले इन दो अपोजिंग ट्रेड्स के बारे में ही बात हुई थी और उसके बाद बाकी के ट्रेड्स आए थे. देन जो मेंडल थे उन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाया था एंड कुछ क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स करवाए थे ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को यूज करके. मेंडल जो थे उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज को चूज किया था जो कि सिमिलर थे लेकिन फॉर वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लाइक द राउंड एंड रिंकल सीड्स, येलो एंड ग्रीन सीड्स, इन्फ्लेटेड मतलब फुल एंड कंस्ट्रक्टेड. देन ग्रीन और येलो पॉड. ये जो इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड है ये भी पॉड के लिए यूज किया है. एंड देन द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट. Here you can see the both the tables. इसके अंदर जो है वो डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट हर एक कैरेक्टर के लिए बताया है.
जैसे फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट कि इसका सीड का शेप जो है राउंड होगा तो वो डोमिनेंट में है, रिसेसिव रिंकल्ड होगा। सीड कलर, येलो सीड कलर जो है वो डोमिनेंट होगा और ग्रीन जो है वो रिसेसिव में आएगा। फ्लावर का कलर वॉयलेट डोमिनेंट एंड वाइट रिसेसिव होगा। पॉड का शेप फुल, जिसको हमने इन्फ्लेटेड बोला था वहां पे, वो डोमिनेंट में है एंड कंस्ट्रक्टेड जो है वो रिसेसिव में है। पॉड का कलर ग्रीन होगा डोमिनेंट में, येलो होगा रिसेसिव में। फ्लावर का पोजीशन जो है एक्सियल होगा डोमिनेंट एंड टर्मिनल इज रिसेसिव। स्टेम हाइट टॉल डोमिनेंट एंड ड्वार्फ रिसेसिव। देन ये कैरेक्टर्स हैं सेम वही हैं, यहाँ पे ये डायग्राम्स के थ्रू समझाया है सो दैट कि वो थोड़ा सा इजीली आप लोग समझ सके। Then we will talk about the next heading, that is the inheritance of one gene. इसमें क्या था, कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं। उसमें क्या काम किया था कि जो मेंडल थे उन्होंने एक टॉल एंड एक ड्वार्फ पी प्लांट को क्रॉस करवाया था सो दैट कि जो वो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है उसको स्टडी कर सकते हैं। जब उन्होंने इसका क्रॉस करवाया तो उसके बाद क्या काम करा कि जो एज अ रिजल्ट, मतलब क्रॉस करवाने के बाद जो रिजल्ट में उनको सीड्स मिले थे वो उन्होंने कलेक्ट कर लिए और उन सीड्स को उन्होंने ग्रो करवाया सो दैट कि वो जनरेट कर सकते हैं प्लांट्स ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, फीलियल फर्स्ट प्रोजेनी या फिर F1 कह सकते हैं। उन्होंने क्या देखा कि जितने भी F1 प्रोजेनी थी वो सारी की सारी प्रोजेनी जो थी वो टॉल थी, लाइक द वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, मतलब कि दो पेरेंट थे, दोनों पेरेंट में से एक हमने टॉल लिया था और एक ड्वार्फ लिया था। लेकिन जो हमारी F1 की प्रोजेनी थी वो सारी की सारी टॉल प्रोजेनी थी, मतलब उसके अंदर एक भी ड्वार्फ का कैरेक्टर देखने को नहीं मिला। फिर उसके बाद जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, फिर यही सेम एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कुछ अदर ट्रेड्स के साथ भी किया और उनको फिर क्या पता चला कि जितना भी F1 है, मतलब जितनी भी F1 है वो ऑलवेज रिजेंबल करती है आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स एंड दैट द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम। कि F1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक पेरेंट को रिजेंबल करेगी और दूसरे पेरेंट का वो जो ट्रेट है उसको शो नहीं करेगी। कि जो मेंडल थे उन्होंने जितने भी हमें F1 जनरेशन के अंदर जितने भी हमें टॉल वेराइटीज मिली थी उनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था और फिर उनको क्या पता चला कि जब F1 का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो F2 जनरेशन आई और F2 जनरेशन के अंदर क्या था कि जो कुछ वेराइटीज थी, कुछ प्रोजेनी थी, वो ड्वार्फ भी आई थी। जस्ट लाइक कि 1/4 पार्ट जो था कैपिटल डी 1/2 पार्ट जो है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1/4 पार्ट स्मॉल टी। फिर जो कुछ टॉल और ड्वार्फ ट्रेड्स थे वो अब किसी ना किसी पेरेंट से आ रहे थे, ठीक है, और वो किसी भी तरीके की ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे थे। इट मीन्स कि जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं वो किसी भी तरीके की ब्लेंडिंग शो नहीं करते, ना ही F1 जनरेशन में और ना ही F2 जनरेशन में, बिकॉज अगर वहां पे ब्लेंडिंग होती तो वहां पे कोई एक बीच, इट मीन्स कि एक मॉडरेट हाइट का भी प्रोजेनी हमें देखने को मिलता, लेकिन हमें सिर्फ टॉल और ड्वार्फ वेराइटीज जो है वो देखने को मिली है जैसे कि पेरेंट्स में से थी। देन की मेंडल ने ये कहा कि कोई तो ऐसी चीज है जो बिना किसी चेंज के पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास हो रही है और उनको उन्होंने उस टाइम क्या कहा था, फैक्टर्स बोला था। लेकिन इन फैक्टर्स को इस आज के टाइम में हम क्या बोल रहे हैं, जीन्स। देन अलील्स के बारे में बात करना है। जीन्स होते हैं जो कि एक कंट्रास्टिंग ट्रेट के पेयर के लिए कोड करते हैं, उन जीन्स को हम बोलते हैं अलील्स। कुछ सिमिलर अलील्स होते हैं उन्हें बोलेंगे होमोजाइगस, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड कुछ डिसिमिलर अलील्स होते हैं जिन्हें बोलेंगे हेट्रोजाइगस, जैसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो here are some observations। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था उनके एक्सपेरिमेंट से कि जो रिसेसिव पैरेंटल ट्रेट है वो एक्सप्रेस हो रहा था F2 जनरेशन में बिना किसी ब्लेंडिंग।
मतलब उसमें किसी भी तरीके की ब्लेंडिंग शो नहीं हो रही थी, ठीक है। सेकेंड इज कि जो सेग्रीगेशन है वो एक रैंडम प्रोसेस है। इसका मतलब कि जो टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स थे वो गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस दैट इज मियोसिस, और जो फिर अलील्स थे पेरेंटल पेयर के वो एक दूसरे से सेपरेट हो जा रहे थे, इट मीन्स वो सेग्रीगेट हो जा रहे थे, और देन सिर्फ और सिर्फ एक अलील जो था वो ट्रांसमिट हो रहा था जीन के पास। और ये जो सेग्रीगेशन था वो एक रैंडम प्रोसेस था, जिसकी वजह से क्या था कि 50% चांसेस थे एक गैमेट के कि वो किसी भी एक अलील को कैरी करेगा। देन मेंडल के कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक स्टेप्स थे। उसमें पहला क्या था कि उन्होंने सिलेक्ट किया था प्योर प्लांट्स को। सेकंड कि उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया था प्योर प्लांट्स में। इसमें 4 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट वन इज इमास्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग एंड द डस्टिंग। इमास्कुलेशन में क्या होता है कि जो एंथर होता है फ्लावर का उसको रिमूव कर दिया जाता है सो दैट कि हम सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करवा सकते हैं। बैगिंग के अंदर कि जो फ्लावर्स होते हैं उनको कवर किया जाता है बैग से, मतलब कुछ पॉलिथीन बैग या किसी भी चीज से कवर कर दिया जाता है ताकि जितने अनवांटेड पॉलन्स जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है उनकी वजह से कंटामिनेशन ना हो जाए। टैगिंग के अंदर क्या होगा कि जो हमारे फ्लावर्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं उनको हम टैग कर देंगे और उनकी ब्रीड या वेराइटी का नाम लिख देंगे उसके ऊपर। डस्टिंग के जितना भी डस्ट अनवांटेड जो डस्ट प्रेजेंट होगा उसको हम रिमूव करेंगे सो दैट की जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो इंक्रीज हो सकता है। थर्ड इज सेल्फिंग करवाते हैं F1 हाइब्रिड्स की सो दैट कि हमको F2 जनरेशन मिल सके। नेक्स्ट इज पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर को डेवलप किसने किया था? रेजिनाल्ड सी पुनेट, जो कि एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे, ठीक है। पुनेट स्क्वायर क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं कि अगर कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं ऑफस्प्रिंग के, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।